सभी को नमस्कार। समय की जिस प्रकार से सीमा है, मुझे लगता है इसमें सारी औपचारिकताएं हो जाएंगी। और मैं पिछले 25-30 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, और वो 2 ज़िले हैं। उसमें लगभग 22 लाख पॉपुलेशन है, जो अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन के बराबर है, और 87% वहाँ पर जनजाति समाज है। उसमें काम करते हुए जो मुझे अनुभव आया 25-30 वर्षों के बाद में, अब 10-15 वर्षों से वो उसमें से कुछ मैनिफेस्ट होते हुए दिखने लगा है और तेज़ी से अनफोल्ड भी हो रहा है। तो वो स्टोरी आपको 2-3 मिनट के एक वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं दिखा दूंगा, और उसके बाद उससे संबंधित हमारी जो लर्निंग है और हमारे कंसर्न्स हमको लगते हैं, और साथ में सजेशन, ये मैं बुलेट पॉइंट्स में आपके विचारार्थ रख दूंगा। तो वीडियो शुरू कर देंगे। तो यह एक प्रयोग हम पिछले कुछ 15 वर्षों से कर रहे हैं, और उसमें जो हमने अप्रोच ली थी वो किया था कि जब हम गांव में जाते हैं तो जो स्वाभिमानी लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ये कहते थे कि लोग आते हैं, हमें मदद करके जाते हैं, लेकिन इसमें हमारा स्वाभिमान छीन के ले जाते हैं। इसलिए क्या कोई ऐसी मदद हो सकती है जिसके आगे मदद की ज़रूरत ही ना पड़े? और इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमने वहाँ के जो युवा थे, स्कूल ड्रॉपआउट्स, उन स्कूल ड्रॉपआउट्स के साथ बैठना शुरू किया, जो 18-19 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, और अपने गांव के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, गांव के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे ही चर्चा शुरू की। और इसमें से धीरे धीरे समूह बनता गया। उन्होंने ही उसके अपने गांव के दुख आइडेंटिफाई किए, उसके कारणों को समझा, और फिर उसके निवारण के लिए हम क्या सीखें,
यहाँ सीखने वाले उसमें फिर हम लोगों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, और ये एक दूसरे के परस्पर सीखते सिखाते और निर्णय लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले उन्होंने देखा कि जल का प्रॉब्लम है तो हम जल के लिए काम करेंगे, वाटर बॉडीज बनाना सीखा, बनाना शुरू कर दी। फिर आगे चलकर और जंगल लगना चाहिए साथ में तो जंगल के लिए काम शुरू किया। फिर ज़मीन के लिए कुछ करना चाहिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया। और ये करते करते गौ माता के लिए कुछ करना चाहिए तो उसके लिए भी अच्छा पशुपालन हमें सीखना है, करना शुरू किया। और उसी में से फिर ऐसा हुआ कि हम क्या कर सकते हैं उद्यम के रूप में हमारे युवाओं के लिए। तो वो झाबुआ नेचुरल्स करके सब्जी का उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया, बैम्बू क्राफ्ट सीख कर उसको भी मार्केट करना शुरू किया है। लेकिन खास बात यह है कि सारे निर्णय वहाँ हो रहे हैं, हर शिवगंगा एज ए ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए उनके साथ में जुड़ के काम कर रहा है। और हम उस काम को लेकर बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा करने पर बड़ा परिणाम आया है, और इसलिए मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लर्निंग्स हमारी रही वो ये है कि सामान्यतः जिस प्रकार से इंटरवेंशन होते हैं, हमारे ऐसा ध्यान में आया कि उसका जो फेलियर होता है वो इसलिए होता है कि हम शुरुआत में ही उनको समझाने जाते हैं। तो संक्षेप में कहूँ तो हमारी लर्निंग ये थी कि इस प्रकार की कम्युनिटीज़ को आप समझाने मत जाइए, उन्हें समझने जाइए। अपना प्लान लेके उसमें उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश ना करें, उनमें इन्वॉल्व हो जाएं और उस प्लान को इवॉल्व होने दें, और फिर उस इवॉल्व प्लान में से उनका साथ देना शुरू करें। हमेशा हमारी भूमिका उसमें स्टाफ अरेंजमेंट के रूप में रहे, उसके लाइन में आने की कोशिश हम ना करें। और इतने में जिसको एक चैलेंज लगता था कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट कैसे हो, इसका समाधान हमको मिल गया। क्योंकि हज़ारों की संख्या में जिनके पास कुछ नहीं है वो दूसरों के लिए काम करने के लिए प्रारंभ कर दिया। एक गांव में अगर तालाब बनता है तो आसपास के 16 गांव के लोग परमार्थ के भाव से उसकी सहायता करने के लिए आते हैं, जिसका उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो दूसरी लर्निंग ये थी कि अगर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूवमेंट खड़ा होना है तो उसका आधार स्वार्थ जगाकर या सामूहिक स्वार्थ जगाकर भी नहीं हो सकता, उसका आधार परमार्थ जगाकर ही हो सकता है। तभी वो एक आगे बढ़ सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंस हमको आने लगा है, और परिणाम भी वैसे दिख रहे हैं। दूसरी बात जो ध्यान में आती है वो ये है कि वहाँ की नेटिव इंटेलिजेंस को जनरली हम बहुत इग्नोर करते हैं। हमारे अनुभव ठीक इसके विपरीत हैं कि जब वो डिसीजन मेकिंग उनके पास छोड़ें और हम सहायक के रूप में उनके साथ जाते हैं तो ऐसी बातें निकल कर आती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे वहाँ सामान्य पानी का काम करते करते वहाँ का 13-14 साल का लड़का ये कहता है कि पानी जो है ये हम अपने लिए नहीं रोक रहे हैं और केवल झाबुआ के लिए नहीं रोक रहे हैं, हमको सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में पानी की समस्या का समाधान कैसे। तो ये अपने आप सोच रहा है, एक अच्छी लर्निंग है सोसाइटी के उससे। दूसरा एक जो कंसर्न हमको लगता है वो ये है कि जितने इंटरवेंशंस हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छे इंटेंशन से होने के बाद में भी कई बार वो गलत हो जाते हैं या उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते। और उसका कारण जब हमने खोजने की कोशिश की तो हमको ध्यान में आया कि ये इमेज वर्सेस रियलिटी का एक बहुत बड़ा गैप है। वहाँ की कम्युनिटी कैसा सोचती है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और ख़ास तौर से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उसके बारे में जिस प्रकार से लिखा गया है पूरे दुनिया में, और वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार के रिलीजन द्वारा ही उसको प्रमोट किया गया। एक जैसा सोचने वाले, दूसरे प्रकृति पूजा का विरोध करने वाले, और उसके कारण से ये बना दिया कि ये हेड हंटर्स हैं, ये वो हैं। हमारे आज भी हमारे शहर के लोग गांव में जाने से डरते हैं। तो उस इमेज के चलते हम लोग फिर प्लान करते हैं कि उनका डेवलपमेंट कैसे हो, उनको एक लायबिलिटी मानते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, जबकि हमारा ऐसा मत आया कि वो एक तरह से एसेट है। क्योंकि ये काम करते करते उन्होंने, जैसा आप पिछले बार मैडम ने उल्लेख भी किया था वनराई का, हमारा भी अनुभव आया कि उन्होंने ये सारी बातें जो परमार्थ के भाव से वो कर रहे हैं, उसकी हलमा परंपरा है, उसको करते हुए वो सब लोग एक साथ जुट हो जाते हैं। एक पुरानी परंपरा माता वन है, तो माता वन की प्रेरणा से पेड़ लगा रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्टिवली और बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। तो ऐसी जो ज़मीन के बारे में एक टेस्ट के स्टूडेंट आए थे और उन्होंने बाहर जाके भी प्रयोग किए थे और झाबुआ में आके भी प्रयोग करना शुरू किया हमारे साथ।
उन्होंने कहा यहाँ पर ऑर्गेनिक समझाना इतना सरल लगा, क्योंकि मैं जहाँ जाता था वहाँ लोगों को बहुत फ़ायदे गिनाता था कि तुम अगर ऑर्गेनिक करोगे तो थोड़े समय बाद तुमको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ गांव में जब बोल रहा हूँ कि इसमें से धरती जो है वो जहरीली हो जाती है, अपन जहरीला खाना खिलाएंगे क्या लोगों को, तो तुरंत वो लोग तैयार हुए उस बात को समझ के और काम शुरू कर दिया। तो ये जो स्ट्रेंथ है परंपराओं की, इस स्ट्रेंथ को सामान्यतः हम इग्नोर करते हैं और उसको उसके आधार पर हम बिल्ड कर सकते हैं। तो किसी भी सोसाइटी का अगर विकास करना है या उसमें हम कुछ मदद करना चाहते हैं तो हम सामान्यतः कमजोरियों को देखते हैं और स्ट्रेंथ को इग्नोर करते हैं। हमारा ऐसी ऐसी लर्निंग है कि कभी भी किसी कम्युनिटी में अगर जाएं तो उसकी स्ट्रेंथ्स को पहले देखें, और वो स्ट्रेंथ्स के आधार पे जब हम बिल्ड करेंगे अपना इंटरवेंशन तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के हम लोगों ने प्रयोग भी किया और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काम में लग रहे हैं, और इस सीख कर अब वो उनके लिए काम करने के लिए नहीं आ रहे, उनके साथ काम करने के लिए आ रहे हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन गया है उसका। दूसरा, जब हम ये सोचते हैं कि भारत की देन क्या हो इस प्रकार के विकास के अवधारणा में, वो एक बात ध्यान में आती है कि अभी जितना स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं हम डेवलपमेंट के, हो सकता है मैं गलत भी हूँ पर मेरी धारणा इस तरह से बनी है कि हम स्टैंडर्डाइजेशन पे बहुत जा रहे हैं। हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए पीछे पड़े हैं, जबकि भारतीय परंपरा के अनुसार डाइवर्सिटी ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ये मिसमैच सा करता हुआ दिखता है। जनरली लोग बोलते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स भी बनाया है, पर हैप्पीनेस भी शायद शब्द जो है वो हमारी जो कल्पना है सुख की, वो सुख की कल्पना से मेल नहीं खाता। तो कोई व्यक्ति का सुख, उसके परिवार का सुख, एक गांव का सुख, पूरे समाज का सुख और पूरे देश और विश्व का सुख, ये क्या होना चाहिए, इसको जब हम स्टैंडर्ड्स में मान रहे हैं तो कहीं अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थितियां दिखती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको जितना डिसेंट्रलाइज किया जाए निर्णय, और उसके आधार पर हम कैसे अपने डेवलपमेंट के मॉडल्स बने और ब्लूप्रिंट की उसमें से बाहर निकले हम लोग, और प्रोसेसेस पे ज़्यादा ध्यान दें। हमने जो प्रयोग किया वो एक प्रोसेस है, और हमें ऐसा लगता है कि हम एक प्रकार की प्रोसेस को विकसित कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा समाज और भारत ही ये कर पाएगा, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी आज भी जिंदा है। बाहर वेस्ट में और बाकी जगह ऐसा हुआ कि इतने स्ट्रांग रिजीम्स आए कि जिन्होंने मोनोटोनी क्रिएट करने के लिए सब कुछ किया, और शायद उन्होंने डेवलपमेंट की परिभाषा को भी उसी दृष्टि से देख रहे हो कि सबको एक जैसा कर रहा है, और इसीलिए फिर वो समता मूलक समाज की हम बात कर रहे हैं, जबकि सुखी समाज समरस समाज होगा। समता तो शायद ही कभी अचीव कर पाएंगे, क्योंकि समता में भी वही डेफिनेशन का प्रॉब्लम होता है फिर। तो समरसता मूलक समाज का निर्माण, जिसमें व्यक्ति का सुख, परिवार का सुख, गांव का सुख, पूरे देश का सुख और विश्व का सुख, ये कैसे हो सकता है। और ये मैं देखता हूँ कि गांव के आदमी को ये बहुत अच्छे से समझ में आता है, खास तौर से ट्राइबल आदमी। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति के लिए तुम क्या करो। उसने कभी अपने आप को प्रकृति से अलग ही नहीं माना, और हम उसको समझाते हैं कि प्रकृति के लिए कुछ करो। वो अपने आप को प्रकृति ही मानता है, प्रकृति का अंग भी नहीं, वो उसके अंदर ही है, और ये दिखता है उनके स्वभाव में, क्योंकि इसी प्रकार के सब कामों में वो सहज है, उसके लिए कुछ लगता ही नहीं, उसको कोई कष्ट महसूस नहीं होता जब वो प्रकृति के संवर्धन के लिए काम कर रहा है। संवर्धन ये विषय उसको आसानी से समझ में आता है, उसको दोहन समझ में नहीं आता, क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी शोषण किया है तो दोहन का विचार करना चाहिए, और वो तो उसके आगे की स्टेज में है, उसके मन में हमेशा संवर्धन है। तो वो संवर्धन की सीख जनजाति समाज भारत का दे सकता है। हालांकि जनजाति समाज में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जनजाति समाज में मूल्य अभी बचे हुए हैं, बाकी तो हम बहुत सारे पढ़ लिख कर जिसको कहते हैं कि बिगड़ ही गए। तो वो देखने की ज़रूरत है और वो दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा निवेदन है। ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।